नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज हम फिर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के चैप्टर नंबर 3 से जो टाइटल लेने जा रहे हैं 3.1.3 यानी द्वितीय भाषा सीखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है भाषा संबंधित भाषा का फंडामेंटल, प्रथम भाषा या घरेलू भाषा संबंधित जो टीचिंग मेथडोलॉजी में जरूरी पार्ट होता है यानी लैंग्वेज पेडागोजी का, उस पर चर्चा की है। आज हम लोग द्वितीय भाषा के रूप में बात करेंगे। भारत में ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला है यानी त्रिभाषा सूत्र है, जिसको अलग अलग कमीशन अलग अलग टाइम पर रिकमेंडेशंस करते रहे हैं और उन्होंने कंपलसरी करने की बात भी कही है। परंतु फिर भी अगर हम देखें तो ये ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जा पाया है स्कूली स्तर पर। कई सारी दिक्कतें आती हैं। फिर भी ये व्यवस्था बनाई गई है शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में कि कोई भी टीचर जाएगा तो उसको इस ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले के तहत पात्रता दिखानी पड़ेगी। ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूले में जो व्यवस्था बनाई गई है, एक मातृभाषा की व्यवस्था है जो आप घर से सीख कर आते हैं। दूसरी भाषा प्रथम भाषा के रूप में होती है, वो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मोस्टली लोग इंग्लिश ही लेते हैं। और द्वितीय भाषा के रूप में 5 शास्त्रीय भाषाएं और एक विदेशी या वैश्विक भाषा जिसको अंग्रेजी कहते हैं, इनका नाम आता है। हम इनकी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस द्वितीय भाषा की व्यवस्था में जो अंग्रेजी भाषा है ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में उभरी है। यह सवाल भी आता है कि अंग्रेजी किस प्रकार की भाषा है, तो वहां ऑप्शन होता है वैश्विक भाषा, द्वितीय भाषा, शास्त्रीय भाषा या मातृभाषा। तो आपको अंग्रेजी को वैश्विक यानी ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में मानना है। पहली लाइन एनसीएफ की लिखी गई है पेज नंबर 44 पर। तो हम पढ़ रहे हैं भारत में बहुभाषी समाज में अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा। यह सवाल आ चुका है सेंट्रल टीटी में, भाषा के पेडागोजी में क्वेश्चन बना है। तो अंग्रेजी द्वितीय भाषा नहीं, द्वितीय भाषा में संस्कृत है या सभी 5 शास्त्रीय भाषाएं हैं। लेकिन वैश्विक भाषा के रूप में या हम कहें ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में तो अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। अब यहां बात आती है कि अंग्रेजी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, या भारत जैसे देश में अगर हम भारत की बात ना भी करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ अंग्रेजी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। और इसमें कई सारे कंफ्यूजन्स भी हैं। कोई कहता है कक्षा 1 से अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए, कोई कहता है जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम हैं, या कुछ और कई प्रकार की लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है कि हम भारतीय, हम हिंदी बोलेंगे। तो ये कई जो कंट्रोवर्सी हैं और जो बच्चों को इस बीच में फंसा देती हैं कि उसको अंग्रेजी नहीं आती तो ग्लोबली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, हिंदी नहीं आती, या अंग्रेजी बोले तो उसको लगता है कि वो पश्चात सभ्यता को फॉलो कर रहा है। तो ये जो स्थितियां पैदा होती हैं, इनके सब क्या कारण है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 3 का ये टाइटल नंबर 3.1.3 जो है ये आपको क्लियर करता। हम लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चल रहे हैं, आप भी साथ में पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। लाइन लिखिए, यहाँ अंग्रेजी शिक्षण में विविधता की स्थिति 2 कारणों से। भारत में जो अंग्रेजी में विविधता की स्थिति है, जो इतनी डाइवर्सिटी है टीचिंग में, उसकी 2 कारण है। एक कारण क्या है, एक कारण यह है एक शिक्षक की अंग्रेजी में दक्षता। पहला कारण है कि और दुनिया में आप कहीं चले जाइए, इतने परफेक्ट अंग्रेजी के टीचर कहीं नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा जब घर से बाहर निकलते थे आप लोग, तो आप देखते होंगे कि विज्ञापन लिखे लगे रहते कि 30 दिन में या 30 घंटे में अंग्रेजी फर्राटेदार बोलना सीखे। अंग्रेजी बोलना सीखे तो ठीक है, लेकिन ये फर्राटेदार तो ये केवल उत्तर प्रदेश के टीचर या भारत के टीचर ही सिखा पाते हैं। तो ये जो अंग्रेजी में शिक्षण की स्थिति पैदा हुई, विविधता पैदा हुई, वो ये है कि एक कारण है कि यहाँ एक्सपर्ट टीचर मिलते हैं। दूसरा, स्कूल से बाहर अंग्रेजी की डिमांड इतनी ज्यादा है। मतलब स्कूल में तो है, स्कूल से बाहर इवन रिक्शा वाला जो लेने आते भैया जी वो भी अंग्रेजी, दूध वाले, काम वाले, सब लोग, सब्जी वाले, कपड़े प्रेस कर, सब लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं। तो इसलिए एक बच्चे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अंग्रेजी सीखे। इसलिए यहाँ अंग्रेजी को लेकर के कोई कहता है अंग्रेजी सीखो, कोई कहता है पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है। ये सब स्थितियां पैदा हुई। आगे लिखा हुआ है
कि अंग्रेजी आरंभ करने के स्तर का मुद्दा जनता की, या ये भी एक बड़ा इशू है भारत में। कोई कहता है कक्षा 6 से अंग्रेजी शुरू करो, और कोई कहता नहीं केजी से अंग्रेजी शुरू कर दो। कोई कोई किसी किसी घर में जो थोड़ा एडवांस परिवार है, वो बच्चा जो ही पैदा होता है उसको शुरू से ही अंग्रेजी पर ज्यादा फोकस किया जाता। अब यहाँ स्थिति क्या पैदा होती होगी, ऐसी स्थितियां इवन जीन पियाजे नामक बड़े फेमस कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि जब तक बच्चे का कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक उसे दूसरी भाषा नहीं सिखाई जानी चाहिए। अब कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे होता है 15 साल में कंप्लीट, तो 15 साल तक उसको दूसरी भाषा न सिखाई जाए। तो ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, इन सब कंट्रोवर्सी में ये एनसीएफ कहता है कि सिर्फ एक काम करो और कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि ये बता रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाले, कह रहे हैं कि इसको ध्यान दिया जाना चाहिए अंग्रेजी कब से शुरू। तो कहते हैं आकांक्षाओं का राजनैतिक प्रत्युत्तर है, ना कि इसके पीछे कोई अकेडमिक साध्यता, यानी अकादमिक साध्यता कोई नहीं है, कोई ऐसा अकेडमिक रिसर्च नहीं है कि कब से शुरू की जाए अंग्रेजी और कब से नहीं शुरू की जाए। तो यहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये सिर्फ राजनैतिक एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, जिसमें कोई कुछ लेकर आ जाता है, कोई व्यवस्था लेकर आ जाता है, सब अपने अपने तरीके से व्यवस्थाओं को लागू करते हैं स्कूलों में। तो इस पर ध्यान न दिया जाना चाहिए। इस पर जनता की आकांक्षाओं के अनुसार अंग्रेजी कब से पढ़ाई जानी चाहिए, कब से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इस आधार पर डिसीजन या निर्णय लिए जाने चाहिए। अंग्रेजी को पाठचर्या के किस स्तर से पढ़ाया जाए, इस बारे में जनता की प्राथमिकताओं को आदर करना होगा, इस आश्वासन के साथ। लेकिन यहां पर एक आश्वासन देना होगा गार्जियंस को, टीचर्स को, इस आश्वासन के साथ कि हम उस तंत्र को और नीचे ना ले जाएं जो अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहा हो। कई बार क्या होता है, हम अपनी लैंग्वेज, जिस भाषा के हम हैं, हिंदी के, भोजपुरी के, उसमें तो हमें कुछ भी बोलने को हो, लिखने को हम लिख लेते हैं, लेकिन वही बात जब अंग्रेजी में बोलना और लिखना पड़ता है तो बच्चे अनकंफर्ट फील करते। अब यहां जो स्थिति पैदा हुई है, तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी को महत्व दिया जाए, लेकिन उस स्तर को इतना नीचे ना ले जाए कि वो बच्चे को असफल करा दे। कक्षा 10 में आपने देखा होगा, एनसीएफ बताता भी है कि सब सब्जेक्ट में पास है, लेकिन अंग्रेजी में एक नंबर कम है। अब अंग्रेजी एक भाषा है जिसका एक्विजिशन होता है, उसमें कोई फेल होता है, जब जरूरत होगी तब एक्वायर कर लेगा बच्चा। तो यहां पर इतना इंपॉर्टेंस ना दिया जाए अंग्रेजी को कि बच्चे जो उनके असफलता के स्तर हैं या असफलता की दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगला पैराग्राफ लिखा है, द्वितीय भाषा की पाठचर्या के दोहरे लक्ष्य हैं वैसी। अब देखिए, जो द्वितीय भाषा की पाठचर्या, पहली भाषा के हम लोग टारगेट पाठचर्या के पढ़ चुके हैं, अब कह रहे हैं दूसरी भाषा की पाठचर्या के लक्ष्य हैं कि पहली भाषा के जैसा दक्षता, यानी उसके अंदर ऐसा पोटेंशियल आ जाए जैसे वो पहली भाषा में कुछ भी बोलना और समझना हो बड़ा आसानी से समझ लेता है, लेकिन वैसी समझ क्या उसको दूसरी भाषा में विकसित कर पाती है भाषा का कैरिकुलम। तो यहां वो डिमांड कर रहे हैं। आगे लिखा है, प्राकृतिक भाषा, यहां बुनियादी दक्षता प्रदान करना जैसी प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित की गई है, और साक्षरता द्वारा भाषा का ऐसा विकास कि वह अमूर्त चिंतन और ज्ञान का उपकरण बने। कह रहे हैं द्वितीय भाषा इतनी बच्चे के अंदर परफेक्ट कर दी जाए कि वो बच्चा उसमें सोचने लग जाए, चिंतन करने लग जाए, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ चला जाए, यानी सपने देखने लग जाए। ये बड़ा टफ काम है। कह रहे ऐसा कैरिकुलम बनाया जाए कि उस भाषा में उसको परफेक्शन आ जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए यह संपूर्ण पाठचर्या संबंधी उपागम की बात करता है जो अंग्रेजी और अन्य विषयों तथा अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाओं की दीवार को तोड़ दे। देखिए, एक मीडियम अंग्रेजी होता है, एक भाषा अंग्रेजी होता है। भाषा अंग्रेजी तो ठीक है, लेकिन जो मीडियम अंग्रेजी है ये बहुत सत्यानाश कर रहा है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि वो जो बीच में दीवार बनी है, भाषा अंग्रेजी कौन नहीं जानता, आजकल कोई है ही नहीं पूरे भारत भर में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग ना करता हो। इवन मोबाइल है, सिम कार्ड है, सिग्नल है, मैसेज है, फेसबुक है, ये कोई हिंदी शब्द है? ये सब कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी हम प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं जो अंग्रेजी मीडियम और भाषा अंग्रेजी दोनों के बीच की जो दीवार बनी है उसको खत्म किया जाए।
आगे लिखा हुआ है कि जिसके माध्यम से बच्चों को ऐसी शैक्षणिक गतिविधियां कराई जाएं जिससे वे दुनिया के बारे में बच्चे की जागरूकता बढ़े। मतलब अंग्रेजी में भी कुछ ऐसी बातें पढ़ाई और सिखाई जाएं जिसकी उसको ग्लोबल लेवल पर जानकारी और समझ हो। बाद के चरणों में सभी अधिगम भाषा के जरिए होते हैं, क्योंकि इसके बाद जितनी लर्निंग प्रोसेस होती है वो पर्टिकुलर भाषा, अंग्रेजी, हिंदी या और भाषाओं में आप सीखते हो, पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, चिंतन करते हो। आगे लिखा है उच्च स्तर का भाषा कौशल सभी भाषाओं में समान। ये एक बढ़िया बात लिखी गई, अंडरलाइन कर लीजिए। सभी भाषाओं का भाषा कौशल, उच्च स्तर का भाषा कौशल सभी भाषाओं में समान होता है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो भाषा के कौशल हैं या इसके इतर जो भाषा के उच्च स्तरीय कौशल हैं वो सभी भाषाओं में समान होते हैं। इसलिए अगर एक भाषा कोई अच्छे से बोल लेता है तो दूसरी भी भाषा सीखने में आसानी होगी। अगर वो अपनी भाषा बोलने में असफल होता है तो दूसरी भाषा बोलने में भी असफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक ऐसा कौशल है जो दूसरों को सिखाया जा सकता है। एक भाषा में इसके सुधार का असर अन्य भाषाओं में भी सुधार लाता है। अगर एक भाषा में उच्च स्तरीय कौशल अच्छे हो जाते हैं तो इसका प्रभाव दूसरी भाषा में भी पड़ता है। पढ़ने में यदि कोई असफल होता है, अपनी भाषा पढ़ने में यदि कोई असफल होता है तो उससे दूसरी भाषा के पठन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सीधा सीधा लिखा है, अगर एक भाषा में आप असफल होते हैं तो दूसरी भाषा भी आपको क्या करेगी, पढ़ने में आपको असफल कर देगी, क्योंकि एक भाषा के उच्च स्तरीय भाषाई कौशल दूसरी भाषा के जो हाई लेवल स्किल्स हैं उसमें एज इट इज कन्वर्ट हो जाते हैं। अंग्रेजी एकाकी नहीं, अंग्रेजी अकेली नहीं है। अंग्रेजी शिक्षण का लक्ष्य ऐसे बहुभाषिक लोगों को तैयार करना है जो हमारी भाषाओं को समृद्ध कर सके। अब अंग्रेजी पढ़ने और बोलने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत अंग्रेजी जान गया तो उस अपनी भाषाएं भूल जाए। अब आजकल तो यही है, जो मीडियम अंग्रेजी स्कूल चल रहे हैं, बच्चे को अंग्रेजी तो बहुत अच्छी तैयार करा देते हैं, लेकिन वही बच्चा वो नहीं जानता, पॉपकॉर्न तो जानता है वही बच्चा अंग्रेजी मीडियम वाला, लेकिन भुट्टा नहीं जानता है। ये बड़ी स्थिति जो पैदा हुई है। स्पून तो जानता है लेकिन चम्मच नहीं जानता है। ये जो स्थितियां पैदा, बुफेलो जानता है लेकिन भैंस नहीं जानता, ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं ये स्थितियां बड़ी खतरनाक हैं। तो ऐसे कहा गया है कि अंग्रेजी के साथ साथ उसकी जो बुनियादी भाषाई क्षमता है ये क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आगे लिखा गया है बच्चों की जहां अन्य भाषाएं अंग्रेजी सीखने सिखाने को समृद्ध करें और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी के वर्चस्व को कम, जो अंग्रेजी का ये बोलबाला बढ़ता जा रहा है, अंग्रेजी स्कूलों में मातृभाषाओं का इंपॉर्टेंस खत्म। इससे क्या होगा, बच्चे की सोचने की क्षमता खत्म और रटने की बढ़ जाएगी, वो मशीन बन जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है अंग्रेजी का, इसको थोड़ा अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में कम करना चाहिए। आगे लिखा गया है कि हम पढ़ते हैं, लिखा है कि भारतीय भाषाओं के मूल्यांकन की जरूरत है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की तुलनात्मक सफलता यह बताती है कि अंग्रेजी भाषा में जो सफलताएं आ रही हैं तुलनात्मक रूप से अगर उनकी स्टडी की जाए तो ये बताती है कि भाषा तब सीखी जाती है जब वो भाषा के रूप में नहीं पढ़े। आपने देखा होगा कई सारे इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स में हो, लीडरशिप में, व्यवस्था में हो, या और कहीं आप घर परिवारों में देखा होगा, उन्होंने जब तक अंग्रेजी में तैयार किया, पढ़ा, तब तक भले उनको अंग्रेजी नहीं आई, जब वो उस सोसाइटी में गए, एक्टिविटी करने लगे तो उनको अंग्रेजी आ गई। जैसे हम सब लोग गांव में रहते थे तो इतना अंग्रेजी का महत्व नहीं था। धीरे धीरे आप टीचिंग प्रोसेस में गए, आपको वैसे बच्चे मिलते चले गए, बिलिंगुअल पढ़ाने की बात आई, तब क्या कर गए, आप उसी भाषा को आप स्वतः एक्वायर कर लिया, सीख गए, एक्विजिशन कर लिया। तो यहाँ इंपॉर्टेंस है, भाषा तब सीखी जाती है जब वो भाषा के रूप में नहीं सिखाई जाती, जबकि सार्थक संबंधों के रूप में सिखाई जाती, सार्थक अर्थों के रूप में सिखाई जाती है। आगे लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से संपूर्ण पाठचर्या के अंतर्गत भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण शिक्षण है और बाद के सभी शिक्षण एक अर्थ में भाषा के शिक्षण, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि प्राइमरी का शिक्षण भाषा का ही शिक्षण होना चाहिए, क्योंकि अगर जिसका भाषाई विकास नहीं हुआ वो जीवन में अपना कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। आगे लिखा है कि बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, यह दृष्टिकोण विषय के रूप में अंग्रेजी और माध्यम के रूप में अंग्रेजी के बीच जो दूरी है उसको पाटेगा। पाटना मतलब कम करेगा। ये मीडियम अंग्रेजी और
विषय अंग्रेजी, सब्जेक्ट अंग्रेजी, मैं तो सबसे कहता हूं कि अंग्रेजी सबको आनी चाहिए ग्लोबली इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन जो मीडियम अंग्रेजी पैदा हो गया ये एक से एक टैलेंटेड बच्चों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लेकिन अब वो बच्चे वहां नहीं पहुंच पाते जो बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज है हिंदी भोजपुरी। अब यहां पर स्थिति जो पैदा होती है, मैं बच्चों एक एग्जांपल आपको दे दूं। एक डार्क हॉर्स नाम का नॉवेल है जो एक पीसीएस की तैयारी या एक सिविल की तैयारी करने पर आधारित है। नीलोप्त मृणाल नाम के एक बहुत फेमस राइटर हैं, लेखक हैं, उन्होंने इसको लिखा है। उन्होंने मैट्रिक में केवल पासिंग मार्क थर्ड क्वालिटी का यानी थर्ड डिवीजन का नंबर हिंदी में पाए थे, और उन्हीं को जो नीलोप्त मृणाल जी हैं जो लेखक हैं, उन्होंने डार्क हॉर्स लिख करके साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। बताइए 33% नंबर पाने वाला भाषा का बच्चा, वही बच्चा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है जब एक अपनी रचना हिंदी में लिखता है। तो यहां इंटरेस्टिंग है, ये मीडियम अंग्रेजी जो खतरा पैदा किया हुआ है ये बच्चे की क्रिएटिविटी को खत्म कर दे रहा है। इसलिए अंग्रेजी भाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन जो मीडियम अंग्रेजी आपके ऊपर थोपा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो बातें छोटी छोटी आपको द्वितीय भाषा में बताई गई हैं, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। आगे लिखा है, स्कूली पद्धति की शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं जिनमें भाषा शिक्षण और शिक्षण के माध्यम के रूप में भाषा के उपयोग में भेद ना होना। मतलब कह रहे हैं कि माध्यम, अब आजकल तो स्टेटस बन गया कि आप किस मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। इवन सोसाइटी में मेंबर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो अगर कह दिया यूपी बोर्ड में तो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में है, ला मार्ट में है, सीएमएस में है या और किसी बड़े डीपीएस टाइप के स्कूल में है तो आपका स्टेटस बढ़ जाता है। वही बात जब कोई इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है तो उसको लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, और वही बात जब आप अपने शब्दों में अपनी क्षेत्रीय भाषा में कहते हो तो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो आपने देखा होगा भाषाएं सिर्फ कम्युनिकेशन का एक तरीका है, संप्रेषण का एक तरीका है, ना कि कोई लेबल या स्तर है या ना स्टेटस है। भाषाएं सिर्फ कम्युनिकेशन होती है। भाषा के द्वारा स्तर का या स्टेटस का डिसाइड करना ये एक कम बुद्धिमान या कह सकते हो कमतर समझ वाले व्यक्ति की पहचान हो सकती है। आगे जो लाइन लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, लिखा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण भाषा शिक्षण की पूर्व शर्त है। बड़ा इंटरेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट रिच इन्वायरमेंट क्या करता है, भाषा शिक्षण की पूर्व शर्त है। चाहे कोई भाषा सिखाना हो बच्चे को, लेकिन जहां आप भाषा सिखा रहे हो, उसका अर्जन करवा रहे हो, वो पूरा का पूरा वातावरण इन्वेस्टमेंट रिच होना चाहिए, यानी निवेश समृद्ध होना चाहिए। निवेश समृद्ध यहां क्यों महत्वपूर्ण है, यही लाइन सेंट्रल टीटी में कई बार आई है कि भाषा बच्चे वहां सीखते हैं जहां, एक ऑप्शन होता है जहां निवेश समृद्ध वातावरण हो। अब निवेश समृद्ध वातावरण होता क्या है, इसमें क्या क्या आता है, तो लिखा है कि चाहे वह पहली भाषा हो या दूसरी, निवेश के अंतर्गत आती हैं पाठ्य पुस्तकें यानी किताबें आती हैं, बुक्स आती हैं, विद्यार्थियों द्वारा रचित पाठ आते हैं, कक्षा पुस्तकालय और इसमें जिसमें अनेक विधाओं में को जगह दी गई हो। क्लासरूम जो पुस्तकालय बनाया जाता है और जिसमें डिफरेंट टाइप की संस्मरण हो, वो यात्रा वृत्तांत हो और कई प्रकार की किताबें, कहानी हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, तो ये डिफरेंट टाइप की रचनाएं वहां चयनित करके रखी गई हो। आगे लिखा हुआ है उदाहरण के लिए युवा विद्यार्थियों के लिए बड़ी पुस्तकें, एक से अधिक भाषा में समानांतर सामग्री, मीडिया सामग्री, मैगजीन, समाचार पत्र के स्तंभ, रेडियो ऑडियो कैसेट और प्रमाणिक सामग्री। निवेश समृद्ध का मतलब हुआ एक ऐसा वातावरण जिसमें क्या हो, पैरेलल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में वही कंटेंट लिखा है वही अंग्रेजी में कंटेंट हो, वही उर्दू में हो, तो क्या होगा, बच्चे स्वतः धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। जहां इन्वेस्टमेंट रिच इन्वायरमेंट, जहां सारी फैसिलिटी भाषा संबंधित उपलब्ध हो, उस इन्वायरमेंट को इन्वेस्टमेंट रिच इन्वायरमेंट कहते हैं। आगे लिखा गया है कि आगे थोड़ा पैराग्राफ टाइप का बनाया गया, इसको आप अपने से पढ़िएगा, मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ूंगा। आगे लिखा गया है कि जिसके लिए स्कूल को सामुदायिक शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इस दिशा में कई सफल नवाचार मौजूद हैं जिसमें सामान्यीकरण को खोजने और बढ़ावा देने की जरूरत है। पद्धतियों और दृष्टिकोण विशिष्ट ना हो बल्कि मोटे तौर पर विस्तृत संज्ञानात्मक दर्शन के अनुकूल रखते हुए पारस्परिक रूप से सार्थक
जिसमें वाइगॉस्की और पियाजे और चामास्की के सिद्धांत शामिल हो। उच्च स्तरीय कौशल जिनमें साहित्यिक स्वाद एवं जेंडर संबंधी दृष्टिकोण निर्धारण में भाषा की भूमिका शामिल है। विकसित करने की तब की और यहां पर जो क्लियर कर दें, विकसित करने की ओर तब ध्यान दिया जाए जब उसकी बुनियादी दक्षता हो चुकी। मतलब यहां कह रहे हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए, इन्वेस्टमेंट रिच इन्वायरमेंट बनाया जाए जहां इंटरेक्शन बेस्ड लर्निंग एक्विजिशन या लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रोसेस हो। वहां बहुत ज्यादा शुद्धता की बात ना की जाए। जब उनके अंदर बेसिक बुनियादी क्षमताएं आ जाएं, एक बेसिक पोटेंशियल आ जाए लैंग्वेज से संबंधित, तब उनको क्या है, एडवांस लैंग्वेज की तरफ ले जाना चाहिए। शिक्षक की शिक्षा सतत हो। अब शिक्षक की शिक्षा सतत हो इसलिए वो अच्छा टीचर बने। उसको ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद दोनों जगहों पर उसका रिफ्रेशर करवाया जाता रहना चाहिए, ट्रेनिंग्स होती रहनी चाहिए ताकि वो पढ़ता रहे, लिखता रहे और नए नए कॉन्सेप्ट बच्चों को बताता रहे। तो यहां कह रहे हैं शिक्षक की शिक्षा सतत हो। जहां शिक्षण कार्य कर रहा हो वहां औपचारिक और अनौपचारिक सहायक व्यवस्थाओं द्वारा, साथ ही उसे तैयार करने वाली होनी चाहिए। दक्षता और व्यावसायिक जागरूकता को समान रूप से बढ़ावा दिया जाने। यहां कह रहे हैं दक्षता, जो जितना परफेक्ट टीचर हो उसको उतने प्रोफेशनलाइजेशन के बिहाफ पर सैलरी वगैरह का, मतलब जो अच्छा टीचर है, खूब मेहनत करता है, खूब सारे इनोवेटिव क्लासरूम को इफेक्टिव, टीचिंग को इफेक्टिव, लर्निंग को इजी करता है, उसका सैलरी ज्यादा, उसको व्यवसायिक रूप से उतना मजबूत कर दिया जाए ताकि लोगों के अंदर थोड़ा मोटिवेशन आए और वो भी नए नए चीजें सीखें और नई नई चीजें बच्चों को बताएं। आगे लिखा है उसे शिक्षक की अपनी भाषा में के माध्यम से जो कुछ किया जाए वो टीचर की लैंग्वेज में दिया जाए ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बने। जो शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं उनकी अंग्रेजी में बुनियादी दक्षता होनी चाहिए। ये बड़ा एक मुद्दा है। आजकल टीचर नाम लोग लिख लेते हैं और उनके अंदर टीचर वाली जो पोटेंशियल है वो नहीं होती। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है इसको ध्यान में रखना है कि जिस सब्जेक्ट का कोई टीचर हो उस सब्जेक्ट पर उसका परफेक्शन होना चाहिए। उनकी अंग्रेजी में बुनियादी दक्षता होनी चाहिए। हर शिक्षक में यह कौशल होना चाहिए कि वह परिस्थिति या स्तर के अनुसार उपयुक्त तरीके से अंग्रेजी पढ़ा सके। कभी कभार अंग्रेजी का टीचर बहुत परफेक्ट होता है लेकिन ऐसे जगहों पर चला जाता है जहां बच्चे अंग्रेजी की उतनी समझ नहीं रखते, तब उसके अंदर यह समझ होनी चाहिए कि जिस सिचुएशन में बच्चे अंग्रेजी सीख सकते हैं वैसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। ये नहीं कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए कि तुमको वाटर नहीं आता, तुमको ट्री नहीं आता, तुम्हें बुफेलो, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो जो भाषा जानते हैं उसी भाषा से उनको कन्वर्ट करते करते धीरे धीरे अपनी भाषा में लाना है। इसके लिए विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए ताकि पाठचर्या निवेश समृद्ध हो और अर्थ पर जोर दे। यहां पर कह रहे हैं ये सारी टेक्निक तभी लागू की जा सकती हैं जब खूब सारे वहां रिसोर्स उपलब्ध हो। भाषा संबंधी मूल्यांकन को किसी विशेष पाठ्यक्रम के संदर्भ में उपलब्धि से नहीं बांधना चाहिए। यहां कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए अंग्रेजी में आपके मार्क्स हाई होने चाहिए, नंबर अंक बहुत ज्यादा आने चाहिए, इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाना चाहिए। इस पर फोकस किया जाना चाहिए कि वो भाषा का प्रयोग कितना अच्छा कर लेता है, भाषा की समझ उसको कितनी अच्छी है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आगे लिखा है उसे भाषा दक्षता के मापने और पुनः नियोजित किए जाना चाहिए। मूल्यांकन को बाधा के रूप में देखने के बजाय अधिगम की सार्थक प्रक्रिया हो। ये भी क्वेश्चन आता है कि आकलन किस प्रकार होना चाहिए। तो आकलन कोई एक फेल करने या कमतर आंकने या स्टेटिफाई करने, बांटने, नामकरण करने के नहीं, अधिगम का हिस्सा कि पार्ट ऑफ लर्निंग होनी चाहिए मूल्यांकन की प्रक्रिया, इनको ऐसे लागू किया जाना चाहिए। आगे लिखा है विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर, हमने कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ाया, उसमें बताया है निरंतर प्रगति का आकलन होना चाहिए। उनको पोर्टफोलियो बेस्ट पीस ऑफ वर्क है, बच्चे की अच्छी अच्छी एक्टिविटीज को उसमें नोट किया जाना चाहिए। भाषा क्षमता में राष्ट्रीय मापदंड को विकसित करने की आवश्यकता है। यहां पर ये कुछ स्टैंडर्ड बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि वैकल्पिक अंग्रेजी भाषा के परीक्षणों को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। कई सारी बात यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि कक्षा 10 की असफलता में अंग्रेजी एक मुख्य कारण है। विद्यार्थियों को अंग्रेजी के बिना भी पास होने की इजाजत दी जा सकती है अगर नियमित स्कूली व्यवस्था के बाहर अंग्रेजी दक्षता के लिए सर्टिफिकेट देने या अनुदेशन की व्यवस्था। ये कह रहे हैं अंग्रेजी का मूल्यांकन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बच्चे क्या करें, फेल होने के डर से रट्टा मारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में नंबर कम आए हैं तब भी स्कूल में या उस बोर्ड परीक्षा में रोका नहीं जाना चाहिए, उसको पास कर देना चाहिए। बहरहाल बशर्ते
पैरेलल कुछ ऐसा व्यवस्था चलाई जाए जिसमें कक्षा 11 में जाकर के बच्चा कुछ एक आध घंटे अलग से डिप्लोमा का कोर्स या डायरेक्शन जहां निर्देशन किया जाता हो वहां जाए और वो पढ़ ले और उससे धीरे धीरे अपनी समझ विकसित करे और उसके बाद वो क्या करे, उसके सर्टिफिकेट, उसके एग्जाम अलग से हो और उसका अलग से सर्टिफिकेट दे दिया जाए। इसको मेन सर्टिफिकेट में जोड़ करके उसको फेल न किया जाए। तो ये था, हमने द्वितीय भाषा का फंडामेंटल बताया, क्यों महत्वपूर्ण है द्वितीय भाषा में, क्या क्या सावधानियां एक टीचिंग पेडागोजी या एक टीचर को क्लास में जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला जो टॉपिक है 3.1.4 है पढ़ना लिखना सीखना है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। हम एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक कोशिश करते हैं, कवर करते हैं। जहां कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। मैं बार बार तुमसे कहता हूं अपने अनुभवों को हमारे कमेंट में लिखोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, क्योंकि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आपको YouTube पर शायद बहुत कम लोग पढ़ाते मिलेंगे और मिलेंगे भी तो इतना सिंपल लैंग्वेज में कम मिलेंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ और वो लोग भी इसका फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।